मैं एसएन सिंह एक बार फिर से एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके सोपान क्या होते हैं और इसका जो चक्र होता है उस चक्र के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण है क्या। तो जो भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं, अगर उन संस्थानों के कार्यों की बात की जाए तो उनका प्रमुख जो कार्य है वह एक प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना है। एक प्रभावशाली शिक्षक किस प्रकार से बनाया जाए, यह उनका प्रमुख कार्य है। अब प्रभावशाली शिक्षक बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा अगर की जाए तो जब आप प्राचीन काल में जाएंगे, वैदिक युग में जाएंगे, तो वहाँ आपको मिलेगा कि जो शिक्षक होता था वह पैतृक होता था। यानी शिक्षक का जो पद होता था वो पैतृक होता था। वहाँ ये माना जाता था कि शिक्षक जन्मजात होता है, शिक्षक को बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया तो जब तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति हुई तो अब ये कहा जाने लगा कि हम अब शिक्षक को तैयार भी कर सकते हैं। यानी कि शिक्षक जन्मजात ही पैदा नहीं होता बल्कि शिक्षक को बनाया भी जा सकता है। तो विभिन्न शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, जहां शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में केवल और केवल अच्छे और प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने का काम किया जाता है। तो आज के समय में अब ये कहा जाता है कि एक शिक्षक जन्मजात नहीं होता बल्कि उसको शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में उसको तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है। और यह कार्य किया कैसे जाता है, तो जब शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है तो वहाँ पे एक कदम यह भी होता है कि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उनके जो कौशल हैं, उनके जो शिक्षण कौशल हैं, जो छात्राध्यापक होंगे या जो प्रशिक्षु होंगे, उनके जो कौशल होंगे उसमें क्या किया जाता है, प्रभावशालिता लाया जाता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनका कार्य होता है प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना। तो अब सूक्ष्म शिक्षण है क्या, उसकी अगर चर्चा करें तो शिक्षक बनाया जा सकता है, ये अब कहा जाने लगा और बनाया भी जाने लगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रभावशाली शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों ने तैयार करके दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षक जो निकलते हैं प्रशिक्षण लेकर के वो सारे प्रभावशाली होते हैं, लेकिन यह शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यशैली पे, उसकी कार्यों की प्रभावशीलता पे ही ये आधारित होता है कि वहाँ के जो छात्राध्यापक, जो प्रशिक्षु निकलेंगे वो प्रभावशाली शिक्षण कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये उस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ये सूक्ष्म शिक्षण है क्या। तो शिक्षक जन्मजात नहीं होता है, अपितु शिक्षक को बनाया जा सकता है, इस बात को आज हम मानने लगे हैं। तो वह शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में ही बनाया जाता है और उसका जो माध्यम होता है वह होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण है क्या, तो सूक्ष्म शिक्षण के अगर विकास की चर्चा की जाए कि सूक्ष्म शिक्षण आया कहाँ से, तो सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण आया वो 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में एचिसन, बुश और एलन, 1961 ईस्वी में एचिसन, बुश और एलन के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया कि जो शिक्षण कार्य की जटिलताएं होती हैं उसको सीमित करके, उसको कम करके और शिक्षण कार्य किया गया, कराया गया। तो उसमें होता क्या है कि छोटी सी कक्षा होती है जिसमें 4-5 छात्राध्यापक ही छात्र बन करके बैठते हैं। एक छात्राध्यापक का कार्य होता है कि वह आकर के पढ़ाता है और जो शिक्षक होता है, जो प्रशिक्षक होता है, वह भी पीछे बैठता है और इसके जो छात्राध्यापक पढ़ाता है उसको फीडबैक देता है। यानी इसमें होता क्या है कि एक शिक्षण कौशल को लेकर के वास्तविक शिक्षण का कार्य किया जाता है अपने ही ग्रुप के बीच में। तो वही जो कार्य किया जाता है उसी को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है।
इसमें 5 से 10 छात्र ही होते हैं जो पढ़ते हैं, एक छात्र पढ़ाता है, एक शिक्षण कौशल पे ही केवल फोकस होता है। इस तरीके का जब शिक्षण, वास्तविक शिक्षण किया जाता है तो इसी को नाम दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण। भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो भारतवर्ष में सन 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में बी के पासी के द्वारा इसको लाया गया। जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारूप है बी के पासी के द्वारा भारत में लाया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है, छात्रों की संख्या सीमित कर दी जाती है, समय को कम कर दिया जाता है, पाठ्यक्रम को छोटा सा कर दिया जाता है, केवल एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। जब इस प्रकार का कोई वास्तविक शिक्षण किया जाता है तो उसी को सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में एलन ने कहा, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में एलन ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त क्रियाओं को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शैक्षिक क्रियाओं को समस्त शिक्षण क्रियाओं को लघु रूप में बांटना है। ये एलन की परिभाषा है। एलन आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने ये परिभाषा दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण क्रियाओं को लघु रूप में बांटना है। अगर हम दूसरे परिभाषा की चर्चा करें तो बी एम शोर ने कहा है, तो बी एम शोर ने क्या कहा है, बी एम शोर ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्र तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम छात्र, कम अवधि तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। तो ये बी एम शोर ने कहा कि इसमें छात्र कम होते हैं, समय कम होता है और इसका जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं उसको सीमित कर दी जाती हैं। यानी सभी विधि, प्रविधि, सूत्र, युक्तियां, ये सब कुछ उसमें नहीं, केवल एक शिक्षण कौशल पे विशेष फोकस करके यह कार्य कराया जाता है, तो उसी को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ इसका हो गया कि कम छात्रों वाले जब क्लास में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य के प्रशिक्षण के लिए वास्तविक शिक्षण करता है, अवधि को कम कर दिया जाता है, शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं उसको सीमित कर दी जाती हैं, तो ऐसे शिक्षण को ही सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। ये परिभाषा के रूप में हमने एलन की परिभाषा और बी एम शोर की परिभाषा का जिक्र किया। अगर सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों की बात की जाए, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है यह वास्तविक शिक्षण ही होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बनावट, कोई कृत्रिम रूप
नहीं होता है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है। अगर दूसरे सिद्धांत की बात की जाए तो कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम करना, कक्षा कक्ष की जटिलताओं जटिलताओं को कम करना। दूसरा सिद्धांत इसका कहता है कि कक्षा कक्ष की जो जटिलताएं होती हैं उसमें उसको कम कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। तो कक्षा कक्ष की जो जटिलताएं होती हैं उसको कम कर दिया गया है। कक्षा कक्ष की जटिलताओं को इसमें कम कर दिया जाता है। तीसरा, विशिष्ट कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत तीसरा कहा जाता है। इसमें विशिष्ट कौशलों के विशिष्ट कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, विशिष्ट कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कहता है कि इसमें एक ही विशिष्ट कौशल की प्रशिक्षण दिया जाता है। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो बहुत सारे कौशल एक साथ हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म शिक्षण होता है तो उसमें सारे कौशलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिस कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है केवल और केवल उसी की बात होती है, उसी पे चर्चा होती है और उसी पे ध्यान दिया जाता है। अभ्यास क्रिया के क्रम एवं नियंत्रण पर ध्यान। अभ्यास क्रिया के क्रम यानी कि जो अभ्यास का क्रम होता है वह एक निश्चित क्रम पे चलता रहता है और एक ही जो शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है केवल ध्यान जो होता है वह उसी पे होता है और नियंत्रण जो होता है उसी पर होता है। चर्चा परिचर्चा जो होती है वह उसी पर होती है। और लास्ट सिद्धांत इसका कहता है पांचवा, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। शुरुआत में जब सूक्ष्म शिक्षण आया था तो वहाँ पे केवल और केवल जो छात्राध्यापक होते थे उन्हीं को, जब एक छात्राध्यापक आकर के पढ़ाने का कार्य करता था तो उनके फीडबैक के द्वारा ही और जो प्रशिक्षक होता था उसके फीडबैक के द्वारा ही उसको समझा जाता था, जाना जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसको अब वीडियो रिकॉर्ड किया जाने लगा और जो छात्राध्यापक आकर के शिक्षण कार्य करता है वह भी देख सकता है कि हम किस प्रकार का शिक्षण करते हैं और कहाँ कहाँ कमियां हैं और फिर उसमें वह सुधार कर सकता है। तो इस प्रकार से इसके 5 सिद्धांत हो गए। वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम करना, विशिष्ट कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, अभ्यास क्रिया के क्रम एवं नियंत्रण पर ध्यान, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। तो ये इसके जो सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांतों पर सूक्ष्म शिक्षण जो है वह कार्य करता है। अगर हम इसके सूक्ष्म शिक्षण के पद या सोपानों की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण के पद या सोपान, सूक्ष्म शिक्षण के पद या सोपान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा, पहला सबसे आएगा अभिविन्यास। अभिविन्यास सूक्ष्म शिक्षण का जो पद होता है या सोपान होता है उसमें जो सबसे पहला आता है वह आता है अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता, इन सबसे हम उन छात्राध्यापकों को क्या करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में यहाँ जो अभिविन्यास है या प्रस्तावना है इसमें सभी को जानकारी दी जाती है। और जो दूसरा पद आता है, दूसरे में कहते हैं शिक्षण कौशलों
कौशलों पर चर्चा, शिक्षण कौशलों पर चर्चा, ये दूसरा है। अब दूसरे चरण में हम जाते हैं, दूसरे पद में जाते हैं, दूसरे सोपान में जाते हैं, तो वहाँ जिस शिक्षण कौशल की बात होती है उस शिक्षण कौशल पे चर्चा की जाती है। यानी शिक्षण कौशलों पर दूसरे चरण में, दूसरे पद में, दूसरे सोपान में हम क्या करते हैं, शिक्षण कौशलों पे चर्चा करते हैं। तीसरे में क्या होता है, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह प्रशिक्षक के द्वारा किया जाता है। जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने का कार्य करता है उन छात्राध्यापकों को, उसके द्वारा आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसको सभी छात्राध्यापक ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद पाठ निरीक्षण, पाठ निरीक्षण एवं समालोचना, पाठ निरीक्षण एवं समालोचना। अब उस आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण का क्या होता है, उसका निरीक्षण किया जाता है एवं उसका समालोचना यानी उसका फीडबैक दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके ये चौथे स्टेप पे, चौथे चरण में हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। पांचवें चरण में जब हम जाएंगे तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। अब सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना तैयार कराया जाता है, ये पांचवा चरण हो गया। छठे चरण में जब हम जाएंगे तो सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ योजना तैयार किया जाएगा उसका शिक्षण सत्र होगा, यानी कि अब शिक्षण कार्य किया जाएगा, शिक्षण सत्र होगा। और उसके बाद जो सातवां स्टेप होगा, फिर से अब क्या मिलेगा, उस छात्राध्यापक को पृष्ठ पोषण मिलेगा, फीडबैक उसको मिलने का कार्य अब होगा, जो उसके साथी छात्राध्यापकों के द्वारा और जो उसका प्रशिक्षक होगा उसके द्वारा उसको मिलेगा। उसके बाद पुनः पाठ योजना पुनः शिक्षण और पुनः पृष्ठपोषण, ये हो गया। इसके पद या सोपान अगर पूछे जाएंगे तो पद या सोपानों की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ सबसे पहले अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब होता है कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसका अर्थ बताया जाएगा, उसकी परिभाषा बताई जाएगी, उसका अर्थ महत्व बताया जाएगा, विशेषता बताया जाएगा, आवश्यकता बताया जाएगा। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम अभिविन्यास के अंतर्गत करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण कौशलों पर चर्चा की जाएगी, जैसे प्रश्नीकरण कौशल हो गया, उदाहरण कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया, या पुनर्बलन कौशल हो गया, पाठ समापन कौशल हो गया। तो इन जो कौशल होते हैं उस पर अलग अलग चर्चा की जाएगी। उसके बाद आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण जो होता है वह प्रशिक्षक के द्वारा किया जाता है, कि आदर्श रूप में वह एक सूक्ष्म शिक्षण का कार्य करके दिखाता है, उसी को कहा जाता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। उसके बाद चौथे पे आएंगे तो पाठ निरीक्षण या समालोचना, यहाँ पे फीडबैक देने का जो कार्य होता है, यानी पाठ का जो निरीक्षण किया जाता है वो छात्राध्यापकों के द्वारा किया जाता है, उसकी समालोचना की जाती है। पांचवें में आएंगे तो सूक्ष्म शिक्षण पर पाठ योजना तैयार करना। अब छात्राध्यापकों का कार्य यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे छात्राध्यापक क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद शिक्षण सत्र आयोजित होता है, जहाँ पर जा करके अब शिक्षण कार्य वो करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद उनको पृष्ठपोषण मिलता है, यानी फीडबैक उनको मिलता है कि क्या उसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया, क्या खराब काम किया, और फिर उसके बाद उसी आधार पर फिर से वो जाते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं और फिर पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः उनको फीडबैक मिलता है। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शिक्षण के पद या सोपान
ये रहे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के कौन कौन से चक्र में क्या क्या होता है, तो उसकी चर्चा आइए हम करते हैं। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा पाठ योजना। पाठ योजना, पाठ योजना के बाद आएगा सूक्ष्म शिक्षण। तीसरा आएगा पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण। फिर से आएगा पुनः पाठ योजना। पुनः पाठ योजना। फिर आएगा पुनः शिक्षण। और फिर आएगा पुनः पृष्ठपोषण। और यह जो होगा वह एक सर्किल में इस तरीके से ये इस तरीके से एक सर्किल में क्या होगा, चलता रहेगा। सबसे पहले पाठ्य योजना तैयार करना, फिर सूक्ष्म शिक्षण करना, यानी वास्तविक शिक्षण ही होता है सूक्ष्म शिक्षण, फिर सूक्ष्म शिक्षण करना, फिर पृष्ठपोषण वहाँ से प्राप्त होगा, फिर से पुनः पाठ्य योजना, जो गलतियाँ होंगी उसमें पुनः पाठ्य योजना तैयार किया जाएगा, पुनः शिक्षण किया जाएगा, पुनः पृष्ठपोषण। इस हिसाब से एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरा चलता है। अगर समय की बात की जाए तो समय के हिसाब से यहाँ तो ये घर पे होता है तो इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। बाकी इसके लिए 6 मिनट, पुनः पृष्ठपोषण के लिए 6 मिनट, पुनः पाठ्य योजना के लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः पृष्ठपोषण के लिए 6 मिनट। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अगर बात की जाए तो 6 धन 6 धन 12 धन 6 धन 6, यानी कुल कितना मिनट लगता है, तो एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरा होने में कुल जो समय लगता है वो 36 मिनट का लगता है। तो ये हो गया सूक्ष्म शिक्षण चक्र। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रथम जो होता है वो योजना बनाना होता है, लेकिन यह योजना बनाना घर से ही करके आते हैं, इसलिए इसमें कोई समय निश्चित नहीं है, चाहे जितने समय में इसको तैयार किया जाए। लेकिन उसके बाद जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, पृष्ठपोषण होता है, पुनः पाठ्य योजना होता है, पुनः शिक्षण होता है, पुनः पृष्ठपोषण होता है, उसके लिए सबके लिए 6-6 मिनट निश्चित है, लेकिन पुनः पाठ्य योजना के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित है। तो पूरा जो चक्र चलता है ये कुल 36 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने चर्चा किया सूक्ष्म शिक्षण के पद या सोपान की, और लास्ट में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की। तो ये आप इसको कंप्लीट करिए, कल का जो क्लास होगा उसमें इसके आगे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।